हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब आजकल अपने गांव माने शेखपुरा बिहार में हैं और अगले हफ्ते वो चेन्नई में मिलेंगे। चेन्नई वापस जा रहे हैं अपने जॉब के सिलसिले में, वो वहां रहते हैं। साउथ एशिया पर नजर रखने में वो बहुत ही अहम काम करते हैं। पूरे हफ्ते अहम खबरों पर नजर रखते हैं और इस प्रोग्राम में उन पर चर्चा होती है। आज अफगानिस्तान की कई खबरें हैं, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान से भी कई खबरें हैं और भारत और बांग्लादेश के सिलसिले में कई खबरें, नेपाल और श्रीलंका से भी खबरें हैं। मैं सीधे चलता हूं जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब की तरफ। मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए अफगानिस्तान से क्या खबरें हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की खबरों पर हमारे जो देखने वाले हैं वो खास नजर रखते हैं और चाहते हैं कि उनके अफगानिस्तान की खबरें मिलती रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। अब हस्बे हाल जो है वो हम लोग अफगानिस्तान चलते हैं। अफगानिस्तान से जो बड़ी खबर है वो है उनके एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम है सनक जई करके हैं और वो अब्बास भी हैं और शेर मोहम्मद अब्बास सनक जई हैं। उन्हीं के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, वो है औरतों के हवाले से। क्योंकि ये जो औरतों का जो मैटर है और गर्ल्स का मैटर है, उसके एजुकेशन के ऊपर जो है पूरी दुनिया में जो है हलचल मचा हुआ है। अफगानिस्तान पे प्रेशर पड़ा हुआ है कि आप जो है मतलब इतनी बड़ी तादाद लड़कियों की और औरतों की, उसको आप इल्म और तालीम से जो है आप महरूम नहीं कर सकते। तो हमारे मोहम्मद शेर अब्बास सनकजई ने इसके खिलाफ एक बयान दिया है, जो कि उनके इस्टेब्लिशमेंट जो अखुनजादा हैबतुल्लाह हैं, जो कि सुप्रीम लीडर हैं वहां पे, और जिन्होंने इसके ऊपर बैन वगैरह लगाया हुआ है औरतों के एजुकेशन के ऊपर। तो उन्होंने जो सनकजई का स्टेटमेंट है वो ये है कि इस्लाम जो है, अगर इस्लामिक एमिरेट्स चल रहा है ये, तो इस्लाम कहीं भी औरतों के एजुकेशन के लिए कहीं भी पाबंदी नहीं लगाया हुआ। किसी भी स्क्रिप्चर को आप ले लीजिए, किसी भी मतलब आप स्कूल ऑफ थॉट को ले लीजिए, तो ये जो किस्सा चल रहा है अफगानिस्तान में कि छठी क्लास के बाद से जो है औरतों के एजुकेशन के ऊपर जो है वो पाबंदी लग गई है, या जो भी है, ये जो है इस्लामिक शरिया लॉ से जो है वो मेल नहीं खाता है, बरखिलाफ है। और उन्होंने मतलब वकालत की है कि मतलब सारे एजुकेशन में जो है वो औरतों को जो है वो फिर से मतलब जिम्मेदारी दी जाए और उनको जहां तक वो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। इसी हवाले से एक दूसरी खबर है जो कि मतलब वो लगती भिड़ती है, वो है ज़ल्म खालिजाद जो थे पाकिस्तान, वो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव दोहा में मतलब बात कर रहे थे। वो भी अफगान है, वो भी पश्तून है और वो भी पश्तू बोलते हैं, अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं। वो उनका स्टेटमेंट आया है कि अभी अफगानिस्तान के हवाले से दो बड़ी खबरें आई हैं। एक जो खबर है वो ये कि ये जो हमारे शेर अब्बास मोहम्मद सनकजई हैं, इन्हों का स्टेटमेंट है कि औरतों के एजुकेशन को कोई भी मतलब कंट्री, मुस्लिम कंट्री या इस्लामिक कंट्री वो डिनाई नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी एक खबर ये है कि जिसमें वो लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी पिछले हफ्ते से कुछ देर पहले, जिसमें अफगानिस्तान तालिबान ने अपने मतलब नुमाइंदे नहीं भेजे। उसमें वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो राइट टू एजुकेशन इन इस्लाम फॉर द विमेन्स एंड गर्ल्स, आई मीन फीमेल्स जो भी है। तो वो जो है कॉन्फ्रेंस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में OIC ने उसको मतलब स्पॉन्सर किया था, या कहाँ से स्पॉन्सर हुआ था। उसमें जो फाइनल रेजोल्यूशन पास हुआ है वो यही हुआ था कि इस्लाम जो है कभी भी कहीं भी मतलब किसी भी शरिया लॉ से जो है वो वुमेन को एजुकेशन से डिनाई नहीं करता है। तो इन दोनों खबरों को अगर आप जोड़ेंगे, सनकजई का स्टेटमेंट और लाहौर का जो है रेजोल्यूशन, तो इससे यही समझ में आता है कि मतलब अफगानिस्तान में एक फिजा बन रही है कि वो मतलब वुमेन्स एजुकेशन को जो है वो मतलब फिर से खोलें, फिर से वहां पे जो है एजुकेशन की बात करें। इसमें गौरतलब बात यह है कि एजुकेशन जो है वो उसको सेपरेट कीजिए जॉब से। जॉब जो है वो अलग चीज है, एजुकेशन वो अलग चीज है। इन लोगों का जो है अभी जो मैं बिटवीन द लाइंस वो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये लोग जो वकालत कर रहे हैं वुमेन्स के एजुकेशन के लिए, उसमें तो ये रजामंदी बनती हुई समझ में आ रही है कि वुमेन जो है एजुकेट हो जाए।
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको फिर से जो है मतलब आप मतलब ऑफिसेज में और इसमें जो है जॉब दें। ये लंबी लड़ाई है ये इन लोगों की जो कि वुमेन राइट्स के लिए इशू करते हैं। तो हम लोग जो कि पत्रकार हैं वो तो यहीं पे इस खबर को खत्म करते हैं वुमेन्स के इशू पे। अब आ जाइए, सनकजई ने 2-3 इशू स्टेटमेंट और के दिया उन्होंने। एक उन्होंने कहा कि मतलब हम लोग अफगानिस्तान जो है वो किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और ना ही हम करना चाहते हैं। हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करें। ये शायद उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था जहां पे वो टीटीपी के हवाले से जो है वो शायद बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने चाइना को बहुत प्रेस किया है और चाइना को कहा कि चाइना ने बहुत हद तक हम लोगों को खड़ा कर दिया है, हम लोग को सपोर्ट दिया है और ये सब बातें वो करने लगे थे। एक जो बात उन्होंने और अच्छी मतलब अहम खबर की है वो है अमेरिका के हवाले से और ट्रंप के आने के बाद के हवाले। उन्होंने कहा कि एमिरेट्स जो है वो तैयार है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ये सारी जो चीजें हुई थी चेंज ऑफ रिजीम इन अफगानिस्तान और तालिबान के, ये तो बिडेन सरकार के टाइम में हुई थी। इन्होंने पेशकश की है कि अमेरिका से वो मतलब खुल के बात करना चाहते हैं और जो भी इश्यूज हैं अमेरिका के साथ, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनके जो मुतालबात हैं और हमारे जो डिमांड हैं उसके लिए हम तैयार हैं। जहां भी जिस जगह भी जो आप कहें तो हम मतलब हम बात कर सकते हैं। दोहा राउंड ऑफ टॉक्स जो कि 4th राउंड ऑफ टॉक्स का प्रिपरेशन हो रहा, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन पिछले जो मतलब हमारे करारदाद थे जिनको 3rd राउंड में जो है नेगोशिएशन हुआ था, तो उसको उन्होंने मतलब कहा कि उसको पहले कमिटमेंट को जो है फुलफिल कीजिए। लास्ट जो बात उन्होंने कही है वो भी बहुत अहम है। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से कहा कि सारी दुनिया की नजर जो है अफगानिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर है। कोई एक धमाका हो जाता है तो तोहमत यही लगती है कि अफगानिस्तान इनसिक्योर है, अफगानिस्तान जो है टेररिस्ट से जो है वो भरा हुआ है, इस तरह की बातें होती हैं। और उन्होंने बाकायदा यही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है, ये सारी दुनिया जानता है, लेकिन कोई मीडिया कोई भी नैरेटिव नहीं बन रहा है कि अमेरिका इनसिक्योर है। एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर 3 बार हमले हो जाएंगे तो क्या ये वो मुल्क सेफ है? तो उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि इसका जवाब हमें चाहिए, चाहे मीडिया हमें जवाब दे, चाहे अमेरिकन जवाब दे, चाहे जो जवाब दे। हमें तो आप तोहमत लगाते हैं हमारे ऊपर कि हम जो है मतलब टेररिस्ट के den हैं और हमारे यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट और ये है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद 3 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका अनसेफ। तो इस तरह की बातें जो है उन्होंने कही अपनी मौकिफ रखने के लिए, अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। तो ये बड़ी तफसीली उनका इंटरव्यू है, वो इंटरनेट पे मौजूद है, जिनको देखना है वो देख ले। अब अफगानिस्तान से जो आखिरी खबर है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद वो प्रिजनर्स का एक्सचेंज है। तो 2 अमेरिकन प्रिजनर्स को तालिबान हुकूमत ने, वो पीछे ही चल रहा था मेरे ख्याल में, बातचीत चल रही होगी बिहाइंड द सीन जैसे होता है, तो अफगानिस्तान के जो इस्लामिक एमिरेट्स हैं उन्होंने उनको 2 प्रिजनर्स को रिलीज किया है, अमेरिका को हैंड ओवर किया है। और अमेरिका ने एक उनके जो प्रिजनर थे वो 2001 से ही मतलब बंद थे, ग्वाटेमाला पे जो उनका प्रिजन था क्यूबा में, उनको रिलीज किया 28 साल के बाद। और वो प्रिजनर जो है वो आ गया है यहाँ पे, उनको मतलब ये है कि एक्सचेंज हो गया प्रिजनर का। तो खबरें हैं अफगानिस्तान से, यानी इससे ये महसूस हो रहा है कि ट्रंप के साथ तालिबान जो है वो तालमेल बनाना चाहते हैं, ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। ये एक तरह से इशारा आ गया कैदियों की अदला बदली और ये कहना कि लड़कियों की तालीम में कोई रुकावट नहीं है। जाहिर है एक मिनिस्टर बोल रहा है तो वो एक ऑथराइज्ड आदमी बोल रहा है तालिबान सरकार का। तो बहरहाल ऐसा कुछ लग रहा है कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश है, लेकिन वो अपनी जगह बात सही है। वो जो ट्रंप जब जीते और उसके बाद एक बात आई जो पिछली बार हमारे आपके बीच में डिस्कस हुआ था, $40 मिलियन हर हफ्ते आते हैं हवाई जहाज से और काबुल के बैंक में रख दिए जाते हैं। तो वो इशारे तो साफ साफ हैं कि उनके जरिए चलाई जा रही है सरकार है। बहरहाल अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान से क्या खबरें हैं? पाकिस्तान से जी, पाकिस्तान से 2 बड़ी खबर है। पहले तो हम लोग अल कदीर ट्रस्ट के ऊपर बात कर ले जिसका फैसला आ गया। उसमें जो है वो इमरान खान को 14 साल की सजा हो गई है और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई है और 10 लाख का फाइन लगाया है इमरान खान के ऊपर और 5 लाख का फाइन लगाया है बुशरा बीबी के ऊपर।
ये जो सजा सुनाई गई है, ये सजा के को 3 बार डिले कर दिया और चौथी बार जो है इन्होंने ये सजा सुनाई। अल कदीर ट्रस्ट का जो मैटर है वो ये है कि ये करप्शन का केस है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो अल कदीर ट्रस्ट की जो है वो ट्रस्टी हैं और ये झेलम में एक यूनिवर्सिटी बनने वाली थी जिसमें अभी भी तलबा हैं, कोई 200 से लेके 250 लोग जो है वहां पढ़ रहे हैं। ये इस्लामिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए वो एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे। ये एक फिलैंथ्रोपिक काम था, जैसे कि इमरान खान ने वो शौकत खानम हॉस्पिटल बनवाया था कैंसर का, उसी तरह का इसी तरह का प्रोजेक्ट है। अब इसमें करप्शन इस तरह से है कि एक मोहम्मद रियाज करके एक साहब हैं जो कि ब्रिटिश सिटीजन हैं और वो कराची के रहने वाले हैं। बहरिया टाउन वहां पे एक कराची में कोई लोकेलिटी है, उसको उन्होंने बहुत डेवलप किया है। एंड ही इज, वो जो रियाज साहब हैं वो रिचेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान है। वो अभी दुबई में रह रहे हैं। उन्होंने मतलब 1.95 बिलियन जो है वो पैसे दिए थे। ये अल कदीर ट्रस्ट को जज ने कहा कि ये 1.95 जो है बिलियन केस है और वो पैसा ट्रांसफर हुआ, वो इमरान खान के रिजीम में हुआ ट्रांसफर। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां से पाकिस्तान से जो पैसे जा रहे हैं वो तो बाहर के बैंक में बंद हो जाते हैं या जो भी लोग हैं इसको यहां से विदेश भेज देते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेश से पैसा पाकिस्तान आया और वहां के वो सुप्रीम कोर्ट के और इसके हवाले में चला गया था, मतलब तहवील में चला गया था। हाँ। और इमरान खान ने उसी पैसे को जो है वो डाइवर्ट किया यहाँ, मतलब ये अल कदीर ट्रस्ट के ऊपर, और उससे कहा कि ये जो है फिलैंथ्रोपी बन रही है। अब उनके जो मुकदमा चले हैं उसमें ये कहा कि इमरान खान ने जो है अपने मतलब पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया है और इसमें वो करप्शन में मुबल्लिस हैं। अब जो भी करप्शन है, जो पाकिस्तान के जो इमरान खान के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि कोई करप्शन नहीं है। इमरान खान भी कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जो उनके अपोनेंट है वो कहते हैं कि साहब ये तो इसमें करप्शन की बू आती है। तो ये जो है मैं सामाइन को अल कदीर ट्रस्ट के बारे में बताता हूँ। अब बात यहाँ पे ये है कि 3 बार जो है वो क्यों जजमेंट मुलतवी हुआ। वो मुलतवी इसलिए हुआ था कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करना चाहती और वो जब डील नहीं मतलब सक्सेसफुल हुआ और वो टूट गया, तब इन्होंने ये मतलब फैसला कर दिया कि आप जो है मतलब आपको 14 साल की सजा और 7 साल की सजा। उसमें इमरान खान जब कोर्ट में सजा सुनाई जा रही थी तो वो मुस्कुरा रहे थे। बुशरा बीबी भी अपना सामान उमान पैक करके फिर से जेल चली गई हैं, वो वहीं अदालत में सुन रही थी। उनकी बहनें जो हैं वो भी अदालत में सुन रही थी। अब वहां पे जो उनके पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्होंने कहा कि हम इसको हाई कोर्ट में अपील करेंगे, जैसे हर चीज जो है वो हम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है तो वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है जिसमें सारे मीडिया ने ये किया कि 14 साल, तो इमरान खान को तो 30 साल की सजा हो चुकी है, 26 साल की सजा हो चुकी है। तो उससे वो मतलब उन लोगों का कोई स्पिरिट नहीं है। अब ये नेगोशिएशन की बात, अब हम लोग एक चीज और बात कर लें कि अब ये दूसरी खबर पर आ जाते हैं कि उसी में ये भी खबर है कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और शहबाज शरीफ दोनों मिलकर नेगोशिएशन कर रहे हैं जो मसले हैं आपस में उनको रिजॉल्व करने के लिए। और लास्ट टाइम ये हुआ था कि हम रिटर्न स्टेटमेंट देंगे कि हमारी ये मुतालबात हैं और वो उसका रिटर्न स्टेटमेंट देंगे कि हम उसको एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते। एक जो पीटीआई का मुतालबा है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सारे प्रिजनर्स को आप रिहा कर दीजिए, जो भी पीटीआई के वर्कर्स को आपने अरेस्ट करके रखा हुआ। दूसरा मुतालबा उनका है कि जो 8 मई को जो 2023 में जो तोड़फाड़ हुई थी और जनरल हेडक्वार्टर्स में वो हुई थी और इमरान खान के अरेस्ट होने पे पूरे पाकिस्तान में जो है शोर मच गया था, उसके ऊपर अब आप जो है वो मतलब एक जुडिशियल कमेटी बनाए और वो जब जुडिशियल कमेटी वो मतलब उसके ऊपर तहकीकात करेगी और ये कहेगी कि इल्जाम करेगी कि किसने किया। तो ये 2 मुतालबात उनके हैं। इसमें अभी एक बात वहां उछल के और आई है, वो मुंबई राइट्स के ऊपर जो हमारे यहाँ था, उस पर भी जुडिशियल कमेटी बनी थी और वो जुडिशियल कमेटी ने जो है मतलब वो उसका फैसला दिया था कि कौन इसमें मतलब इन्वॉल्व है। तो उसी हवाले से उन्होंने दूसरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे भी उन्होंने कहा कि एक जुडिशियल कमेटी बनेगी। एक तरफा जो है वो कोई पार्टी इल्जाम नहीं दे सकती है या जज नहीं दे सकती है, और वो जुडिशियल कमेटी में हमारे भी कोई जज होंगे और वो कमेटी जो बनेगी, जो भी बेंच होगा,
तो ये मुतालबात हैं। लेकिन अब आ जाइए इस्टेब्लिशमेंट के डील से, जो कि वो जो फैसला अल कदीर ट्रस्ट का जो डिले कर दिया गया था, तो जो लास्ट पॉइंट था, तो आसिम मुनीर जो कि जनरल हेडक्वार्टर में हैं और वो आर्मी चीफ है, उन्होंने ऑफर किया था कि वो शहबाज शरीफ को हटा देंगे और पीटीआई की हुकूमत बनवा देंगे। और उसमें जो है उनका जो शर्त था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। पीटीआई मतलब यह है कि वो फ्री है कि किसी को भी वो नॉमिनेट करे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, हम जो है मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर लेंगे और अब सरकार जो है वो मतलब पीटीआई की होगी और एक नए प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये डील जो है वो फाइनली नहीं इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, पीटीआई वालों ने। और इमरान खान ने मतलब उनके अपने जो कहानी है वो तो, अब एक डिमांड और भी है जो कभी लिख के नहीं दिया है कि उन्होंने कहा है कि या तो आप जो हमारी जो उनकी पार्लियामेंट्री सीटें जीती हुई हैं पीटीआई वालों ने वो हमें रिटर्न कीजिए, हमें मेजॉरिटी बनाइए हमारी वहां, उसके बाद जो फिर कहानी बनेगी वो कहानी बनेगी, या नहीं तो मिड टर्म पोल कीजिए और फिर से इलेक्शन कराइए। तो ये मुतालबात हैं मतलब इनके पीटीआई वालों के। अब देखिए आगे क्या होता है, लोग फिर खबर देंगे कहां तक ये बिल्कुल। पाकिस्तान में बहरहाल जब से इमरान खान ने अमेरिका की कुछ हकीकतें बताना शुरू की थी तो उनकी सरकार गिरी और वो जेल में है। तो अमेरिका बहरहाल अपने तरीके से मुल्कों में जहां उसका असर होता है वो हुकूमतें बनाता और बिगाड़ता है। और आर्मी चीफ का ये कहना कि हम शहबाज शरीफ को हटा करके और पीटीआई की हुकूमत बना लेंगे, ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि ये बात पेंटागन से नहीं, पेंटागन का ऐसा लग रहा है जैसे पेंटागन का नुमाइंदा कोई इस तरह की बात कर रहा है। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं बांग्लादेश मेघालय, वहां फेंसिंग का मामला है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टकराव जैसी हालत है, वहां पे क्या कुछ खबरें हैं वहां से? जी, ये भी बहुत अहम खबर है। हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि फेंसिंग के मामले में डिफरेंसेस हैं, मतलब लाइन ऑफ जो एलओसी होता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो बांग्लादेश के कुछ मौकिफ हैं, इंडिया के कुछ मौकिफ हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर है वो मेघालय और खासी रीजन में जो है, जो मेघालय का करीब करीब 400 किलोमीटर का वो बॉर्डर है, जिसपे के विलेजर्स ने क्लैश कर लिया। बांग्लादेशी विलेजर और इंडियन विलेजर जो कि मेघालय के लोग हैं, उन्होंने आपस में झड़प किया, जिसको जो है बीएसएफ ने मिलकर के उसको जो है सुलह की तरफ ले गए। और जो मुखालफत थी वो ये कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे 150 मीटर पीछे जो है वो फेंसिंग होगी। अब वो फेंसिंग जो 150 मीटर पीछे होगी वो यहाँ के गांव के जो विलेजर्स हैं उनके खेतों पे होने वाली, जो कि विलेजर्स उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी तो खेती चली जाएगी अगर वो फेंसिंग बन गई। दूसरी बात है कि इन लोगों का मुतालबा है कि आप 150 मीटर जो है वो बांग्लादेश में करें, बांग्लादेश की साइड। तो उनके जो विलेजर्स हैं वो भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी तो खेती चली जाएगी। तो ये मुद्दा जो है काफी मतलब गर्म हो गया था और फेंसिंग अभी भी रुकी हुई है और जहां तक पीस रिस्टोर हो गया है। तो ये खबरें जो हैं, क्योंकि इंडिया भी जो है वो चाहती है कि मतलब इस बदले हुए हालात में कहीं पे कोई पोरस बॉर्डर नहीं हो, क्योंकि इंडिया को हमेशा खदशा रहता है कि वहां से इलीगल इमिग्रेंट जो है वो आते हैं, यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं और तरह तरह के एलिमेंट आते हैं। तो अगर फेंसिंग हो जाएगी तो इंडिया जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और बांग्लादेश को भी फियर लगता है कि इंडियन जो लोग हैं वो घुस जाते हैं उनके मुल्क में, वो उनके शहरों में, उनके मतलब ढाका तक पहुंच जाते हैं। खबर एक आई थी कि वो हसीना वाजिद के टाइम में कुछ पंजाबी लोग जो हैं उनका जिक्र हुआ था, वहां के मीडिया में आया था कि वो जो है किस्म के लोग हैं, सिविलियन ड्रेस में हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं और कान में जो है कुछ बाली पहने हुए हैं, और वो स्ट्रीट पर आकर के गन शूटिंग कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। 6-6 फीट के लोग हैं वो। तो ये तो बांग्लादेशी है नहीं, बांग्लादेशी के कद कामत के लोग हैं नहीं, तो ये कहां से आ गए? तो उनका हवाला ये था कि जो पोरस बॉर्डर है इसी से वो लोग जब चाहते हैं वो जहां चाहते हैं आ जाते हैं, यहाँ हिंसा जो है वो। तो ये खबर जो है जो खबर है ये फेंसिंग के हवाले से है। और इसके लिए एक दूसरी खबर जो बहुत अहम है, जो कि मतलब लार्जर इशू में है, क्योंकि जब से यूनिस सरकार आई है 5 अगस्त के बाद, जब वो हसीना वाजिद जो है वो जा चुकी थी, तो यूनिस सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे बांग्लादेश।
बहुत मैसिव रिफॉर्म्स, मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और तरह तरह के रिफॉर्म जो हैं, वो रिफॉर्म का काम जब खत्म हो जाएगा तब फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और उसको हम जल्दी से जल्दी इलेक्शन को ये करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी ने कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो तय कर लिए हैं और उस रिफॉर्म्स को वो उन्होंने रिकमेंड किया है, और रिकमेंड करने के बाद अब वो यूनियन सरकार है कि उसको मानेगी कि नहीं मानेगी, उनकी कैबिनेट मानेगी। पहला जो रिफॉर्म है, उन्होंने कहा कि अब आगे जो है कोई 2 टर्म से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता बांग्लादेश। जैसे हसीना वाजिद जो है तीसरे टर्म में चली गई थी, तो अब जो है बाई इलेक्शन प्रोसेस जो है, कोई अगर आता है बाई प्राइम मिनिस्टर तो वो सिर्फ 2 ही बार बन सकता है। वो नुक्ता नजर अगर आप इंडिया पे लगाएं तो मोदी सरकार का तीसरा टर्म जो है वो बांग्लादेश में नहीं चलेगा। अरे अमेरिका में भी ट्रंप दूसरी बार बने, इसके बाद कभी नहीं बन सकते। अमेरिका में भी ऐसा कानून है, ईरान में भी ऐसा कानून है, बहुत से मुल्कों में इस किस्म का कानून। श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट जो है वो 2 ही टर्म की बने। हमें याद है चंद्रिका रानातुंगे जो थी, वो बंदरनाइके की जो बेटी थी, तो उनका भी वही था कि 2 टर्म के बाद जो है वो नहीं बन सकते हैं वहां पे, तो वो तो खत्म हो गए। तो ये एक रिफॉर्म वो लेके आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वो इंडिया का ही मॉडल में, जैसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, लोअर हाउस और अपर हाउस, उसका क्या साइज होगा और लोअर हाउस का क्या साइज होगा, वो सब सारी चीजें दी हैं। जो एक अहम बात है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को आप निकाल दें बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक बनने वाला है, और वो मतलब अभी तो वो सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री है। तो ये भी रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है, और बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं जिसके ऊपर मतलब अभी वहां चर्चा हो रही है, और जब वो मतलब कैबिनेट में आएगा और उसको मंजूरी मिलेगी तो फिर हम बताएंगे कि ये हुआ। अभी शेख हसीना वाला मामला बीच में अटका हुआ है। शेख हसीना भारत और बांग्लादेश के सिलसिले में कोई पेशरफ्त है उसमें, कोई किसी किस्म की? क्योंकि भारत बिल्कुल अड़ा हुआ है कि हम तो भेजेंगे नहीं। जी, उसमें मेरे ख्याल में बांग्लादेश जो है, जहां तक उसका रोल है, वो तो दुनिया में मतलब गुहार लगा सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती है। अभी जो एक और खबर आई है हसीना वाजिद के हवाले से कि कुछ गुमशुदा लोगों के बारे में पता चला है। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, जिनको हसीना वाजिद ने टॉर्चर किया है। उनको कहीं प्रिजन में रखा है, कहीं सेल में रखा है, जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो ये सब जो है वो स्केलेटन जो है वो कपबोर्ड से निकल रही हैं हसीना वाजिद के, कि क्या क्या करतूत उन्होंने किया था। उन्होंने एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाया था, RAF, जिसने बहुत ज्यादा जुल्म किया था लोगों के ऊपर, और उसके ऊपर तो अमेरिका ने भी जो है मुदाखलत की थी और उसको बैन भी कर दिया था। तो अब यही है कि मतलब मुझे तो यही स्टेटमेंट लग रहा है। अभी इंडिया का जो रुख है वो यही है कि अभी मणिशंकर अय्यर ने भी जो है एक स्टेटमेंट दे दिया है यहाँ पे कि हसीना वाजिद जो है जब तक चाहे इंडिया में रह सकती हैं, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। तो अब तो 2 लोग आ गए, एक तो तस्लीमा नसरीन आके रह रही हैं, जयपुर में है वो शायद, और एक जो है हसीना वाजिद है जो कि दिल्ली में है, शायद ही कह सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता। और अच्छा, अब चलना चाहते हैं उधर नेपाल से। क्या खबर है? नेपाल और इंडिया के कुछ मामलात हैं जिन पर बात करती है। नेपाल की जो खबरें हैं वो बड़ी मतलब वो है वही कि कभी नरम, कभी गरम, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी हाँ कभी ना वाली किस्से हैं। तो अभी जो एक नया किस्सा सामने आया, बल्कि एक पॉजिटिव वो है, इंडिया जो है कुछ हथियार सप्लाई करना चाह रहा है नेपाली आर्मी को। और नेपाली आर्मी को तो वैसे तो इंडिया मतलब वो स्वतंत्र है, लेकिन उनके जो एमिनेशंस हैं और जो उनके मतलब जो वेपन्स हैं वो इंडिया ही सप्लाई करता है, शायद चाइना भी सप्लाई करता होगा। तो अब अभी जो खबर जो है वो ये है कि हमारे अमेठी में यहाँ पे जो कि यूपी में है, वहां पे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई है रशिया ने इंडिया के कोलैबोरेशन से, जहाँ के वो AK-47 बनाते हैं, राइफल, असॉल्ट राइफल। अब वो 47 तो बहुत पुरानी कहानी है, वो रशियन वॉर में चला था, अफगान जिहाद में चला था। तो अब वो AK-203 हो गया उसका नंबर, मतलब वो काफी इम्प्रोवाइज्ड। और उसका जो सबसे बड़ी बात है, मुझे एक कर्नल ने बताया था कि वो पूरा राइफल जो है वो 7 स्क्रू पे जो है वो मतलब फिट होता है। वो 7 स्क्रू अगर आप खोल लीजिएगा तो डिसमेंटल हो जाएगा, 7 स्क्रू को लगा दीजिएगा तो वो फिर से राइफल बन जाएगा। और लोगों को इतनी एक्सपर्टीज है अफगान जिहाद के अंदर कि लोग अंधेरे में भी उसको असॉल्ट कर सकते, मतलब असेंबल कर लेते।
फिर वो मैगजीन लगा देते थे और एक बार में जो है वो राइफल 100 से ऊपर गोलियां बरसाती। तो ये सब तकनीकी चीजें हैं जो कि हम आपको ही बता सकते हैं, जो हमारे अपने मतलब से मालूम हुआ है। तो इसका ऑफर दिया है इंडिया ने नेपाल के आर्मी को, और कोई 2000 से लेके 5000 तक राइफल देने के लिए इंडिया तैयार है। और उन्होंने ये कहा कि आप जो है अपने वेपन्स को अपग्रेड कीजिए जो आर्मी के पास है। जो आर्मी की जो वेपन्स अभी हैं वो भी इंडिया ही सप्लाई कर रही है, उसको उन्होंने कहा कि आप पुलिस फोर्स को दे दीजिए। तो ये नेगोशिएशन अभी चल रही है। नेपाल ने इस पे कोई हामी नहीं पड़ी भरी है इस पे ये, लेकिन एक पेशरफ्त हो रही है जो कि इंडिया के लिए मतलब एक अच्छे रिश्ते बनने का संकेत है। तो यही खबर है इंडिया ने। जी जी। अच्छा, आखिर में श्रीलंका की कुछ खबरें भी बता दीजिए, श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है? जी, श्रीलंका की जो अहम खबर है कि इंडिया आने के बाद उनके जो प्रेसिडेंट हैं दिशानायके, जो कि अनुराग कुमार दिशानायके, वो चाइना चले गए थे। वो तो हमेशा यही होता है कि पहले इंडिया जाएंगे कि पहले चाइना जाएंगे। हमारे ओली साहब जो हैं वो पहले चाइना चले गए थे, इंडिया तो अभी तक आए नहीं थे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो हैं पहले इंडिया आए, उनसे जो सारी बातें हुई थी तो वो तो बात खत्म हो गई। अब वो चाइना चले गए। चाइना में उन्होंने काफी हद तक जो है मतलब चाइना से बड़े अच्छे रिश्ते बनाने का संकेत है। और जो सबसे बड़ी खबर है जो कि हम और आप इस बात का डिस्कशन है कि चाइना ने कमिट किया है $7 बिलियन का ऑयल रिफाइनरी हबनटोटा पोर्ट पे वो लगाने के। और ये भी आपको मतलब बता दूं कि हबनटोटा पोर्ट जो है वो अब चाइना की टेरिटरी है। वो श्रीलंका में मौजूद जरूर है और वो एक पोर्ट टाउन है। वहां पे 99 ईयर्स के लीज पे श्रीलंका ने चाइना को वो दे दिया है। और वहां चाइना फ्री है कि कोई भी एक्टिविटी कर सके। तो अभी जो वो जो संधि हुई है वो ऑयल रिफाइनरी की संधि हुई है, जहां पे वो ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे। और इसमें जो खास बात यह है कि चाइना जो है वो दुनिया से क्रूड ऑयल लेके आएगी हबनटोटा में, उस रिफाइन में वो रिफाइन करेगी और पेट्रोल बना करके फिर उसको शिप करेगी। और जहां उसको अपने वहां चाइना ले जाना है तो चाइना ले जाएगी, या नहीं तो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहां बेचना है वो बेचेगी। तो ये काम जो है वो श्रीलंका में होगा और उस रिफाइनरी में होगा जिसकी अभी संधि हुई है, जिसपे चाइना जो है $7 बिलियन लगाने के लिए तैयार है। अब ये तो यानी अब चाइना का असर निस्बतन ज्यादा नजर आ रहा है श्रीलंका में। हबनटोटा में के सिलसिले में अब से पहले भारत ने भी कुछ अपने चिंताएं जताई थी, लेकिन अब शायद ये और ज्यादा चीन का पंजा और गहरा वहां पर होता जा रहा है, ऐसे कुछ हालात नजर आ रहे हैं। कोई और खास बात अगर आप ऐड करना चाहें तो जी। नहीं, एक खबर जो है वो मैं सोच रहा था कि अपने सामाइन को साउथ एशिया के हवाले से कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो है बहुत सारे जो है वो बातें हो रही हैं दुनिया के हवाले से और अमेरिका के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से भी। ऐसा कोई बहुत बड़ा उन्होंने मतलब ऐलान नहीं किया है, लेकिन हमें लगता है कि जो बिडेन की पॉलिसी है उसको थोड़ा सा वो मतलब और टाइट करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट में। और उनके जो है उनकी ग्रिप जो है पाकिस्तान पे तो कंप्लीट है, उसको कोई जानता, कोई उसमें इनकार नहीं है। इंडिया के ऊपर भी वो अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं, जिसमें अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात हुई थी, वो सेमीकंडक्टर कोई चिप वगैरह है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि इंडिया ने डिमांड किया था कि हमें आप दें, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी हम अपने साथ ही रखते हैं। तो अब नेपाल में बांग्लादेश के लिए भी वो यही कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश है वो अमेरिकन खीमे में चला गया है हसीना वाजिद के बाद। हसीना वाजिद जो हमेशा एंटी अमेरिकन मतलब वो इंस्टेंस लिए हुए थे कि अमेरिका हमारा ये कर रहा है वो कर रहा है। और नेपाल में भी जो है और श्रीलंका में भी जो है मतलब अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस खोना नहीं चाह रहा और चाइना के इन्फ्लुएंस को वो न्यूट्रलाइज करना चाह रहा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं देखने की, अफगानिस्तान को कैसे डील करता है आगे फ्यूचर। तो मुझे ये लगता है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, ये कुछ मतलब नया करने वाली है जो कि बिडेन सरकार से मुख्तलिफ होगी, ऐसा मुझे अपना कयास है। यही जी हाँ, उनकी तरफ से इशारे आ रहे हैं। भारत की कुछ प्रोडक्ट्स पर भी कुछ शायद टैक्सेस लगाने वाले हैं और भारत का इमिग्रेशन गैर कानूनी जो लोग वहां पर हैं, कहते हैं कि 20,000 के आसपास मेक्सिको में लोग इंतजार कर रहे थे, उनको तो वापस ही आना पड़ेगा। और भारत ने कह दिया कि हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो ये सूरत हाल आने वाले वक्त में और कैसे होगी हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब
सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये हफ्ते में एक प्रोग्राम जरूर है, लेकिन इस प्रोग्राम में कई मुल्कों की खबरें, भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरें आपको एक साथ मिल जाती हैं। जी, मैं आखिर में अपने दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये प्रोग्राम बहुत लोगों तक अभी भी नहीं पहुंच रहा है, आप लोग इसमें जरूर मदद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।